अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। होप यू ऑल आर फाइन और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो कि बहुत कम दिन बाद होने वाले हैं। डियर कैंडिडेट्स, नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से जो रिवीजन क्लासेस का आपके लिए स्पेशल सेशन शुरू किया गया, उस सिलसिले में आज इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जो प्रेस और कंपोजिशन का पेपर है उसको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कैसे करना है उसके ऊपर मैं कुछ इंशाल्लाह ताला आपसे बात करूँगा। बेसिकली आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करें तो उसमें दो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका एसे और कंपोजिशन और प्रेसी। मोर देन 98% पीपल एवरी ईयर फेल ईदर इन एसे और इन कंपोजिशन। आज मैं आपसे क्योंकि मुझे आई नो वेरी वेल कि आप लोगों पे बहुत प्रेशर है एग्ज़ाम का एंड बहुत कम दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम पे, और मैं आपसे अभी क्वेश्चन वाइज मैंने दो पेपर डाउनलोड किए हैं, उनका प्रिंट लिया है ताकि मैं आपसे विद एग्जांपल बात कर सकूं कि आप कौन सी बेहतर टेक्निक है जो आपने यूज़ करनी है अपने प्रेसी सॉल्व करने के लिए, कंपोजिशन जो आप कर रहे होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, फिर उस कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए, फिर करेक्शन होती है, पंक्चुएशन के लिए बेटर टेक्निक्स क्या हैं, अदर देन आपकी प्रपोजिशन बेहतर कैसे हो सकती हैं, पेरो वर्ड्स और ईडियम्स, वोकैबुलरी डेफिनेटली उसके ऊपर भी बात करूँगा आपसे। उसके बाद डियर कैंडिडेट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रांसलेशन है। फिर हम बात करेंगे कि आप किस तरह सेंटेंस बनाएं पेरो वर्ड्स और उसके बाद अगर वहाँ पे ईडियम्स आते हैं तो उसको कैसे टैकल करें। सबसे पहले डियर कैंडिडेट्स, एज़ यू नो वेरी वेल, प्रेसी सम टाइम हम पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए एनिग्मा भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इसको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर लें पेपर में, क्योंकि इट कैरीज 20 मार्क्स, फिर उसके बाद आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, इट ऑल्सो कैरीज 20 मार्क्स, फिर 50 नंबर की ट्रांसलेशन है, अदर दैन ऑब्जेक्टिव मार्क्स। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे प्रेसी की बात करता हूँ। देखें, बेसिकली प्रेसी का मकसद ये है कि अगर आपके पास लेंथी मैटर हो, उस आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है उस मैटर की, उस मैटर को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसको किस तरह प्रिसाइज करके लिखते हैं। प्रेसी का बुनियादी मकसद ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेक करना है, बल्कि एक और बुनियादी मकसद डियर कैंडिडेट्स ये है कि आपका अबूर कितना है आइडियाज़ को कंसाइज वे में समझकर और उनको लिखने का। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेसी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, भाई प्रेसी डिपेंड किस चीज़ पे करती है। बेसिकली प्रेसी डिपेंड्स अपॉन द वे यू रीड। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होगा एग्ज़ाम वाले दिन कि आप प्रेसी को रिलैक्स होकर रीडिंग कैसे देते हैं। देखिए, रीडिंग दो तरह की होती है, एक स्किमिंग है, एक स्कैनिंग है। अच्छा, स्किमिंग में क्या हो रहा होता है, बेसिकली आप सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन या मिडल में से एक दो लाइंस पढ़ के कोशिश कर रहे होते हैं व्हाट दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट। फॉर एग्जांपल, दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट सम राइटर, this paragraph is about some universal ideas, or this paragraph is about some difficult NV for example। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब आप स्किमिंग करते हैं तो यू मेक यूर फ्रेम कि भाई कौन सा पैसेज है, मैंने उसको डील किस तरह करना है, सोशोलॉजी का है, साइंस का है, व्हाट काइंड ऑफ पैसेज इज़ दिस। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रेसी में क्या है कि आप स्कैनिंग करते हैं। स्कैन क्या करता है, वो वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को स्कैन कर रहा होता है, उसको रिवाइज़ कर रहा होता है। स्कैनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डियर कैंडिडेट्स ये है कि आप अगर फर्स्ट लाइन से टिल लास्ट अगर आप अपना पैसेज पढ़ें तो उसको कॉन्टीन्यूटी में पढ़िएगा वहाँ पे बैठ के। कॉन्टीन्यूटी इज़ की टू सक्सेस इन रीडिंग। भाई एक अगर 2-3 पैराग्राफ्स है, इफ़ यू रीड द होल यू विल अंडरस्टैंड द होल। इफ़ यू रीड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो शायद आपको शुरू में आइडिया इतना समझ ना आए। सबसे पहला काम वहाँ पे बैठ के ये कीजिएगा कि उसको ऐसे होल पढ़िएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडियाज़ मिल जाएं कि पूरे का पूरा पैसेज व्हाट इज़ इट्स अबाउट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी एक 2020 का पेपर है जिसमें मंटो वॉज अ विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल एम्बिवलेंस। अब मैं अगर स्किमिंग करूँगा तो मैं इसके 2-3 सेंटेंसेस पढ़ूँगा तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा
इट इज़ अबाउट मंटो राइटर। उस अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें, जब आप उसको स्कैन कर लें, फर्स्ट आप जितना जल्दी जितना कंटिन्यू रीडिंग करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। आप उसको एक रीडिंग देते हैं, सेकंड रीडिंग देते हैं, थर्ड रीडिंग देते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि चाहे आप ओरिजिनल पे लास्ट पे प्रेस ही करें, लेकिन इसको अटैम्प्ट पहले कर लीजिएगा। आप फ्रेश होंगे पेपर में, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, फोकस ज़्यादा बेहतर होगा प्रेसी को समझने का। अच्छा, उसके बाद जब आपने स्कैनिंग कर ली, जब आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लिया, फिर फ्रेगमेंटेशन कर लें, फिर आइडियाज़ को अच्छे तरीके से ब्रेक कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने जो पैसेज है इसके 2 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ का मतलब होता है सम काइंड ऑफ द सेम आइडियाज़ इन वन पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ का मतलब है देयर इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ द सेम थिंग। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट पैराग्राफ के आइडियाज़ को ब्रेक करना है, फिर सेकेंड पैराग्राफ के आइडियाज़ को ब्रेक करें और उनको अपने जो लास्ट रफ़, ज़रूर प्लीज़ जो रफ़ करें वो लास्ट पेज पे करें, ना कि पहले पेजेस पे करें। आप अपने आइडियाज़ को ब्रेक करें अच्छे तरीके से। आइडियाज़ को ब्रेक करने के बाद आप उसको कोशिश करें 1/3 फॉर्म में लिखने की। जब आइडियाज़ ब्रेक अच्छे तरीके से हो जाएंगे, आपका फ्रेम ऑफ माइंड अच्छे तरीके से बन जाएगा। इट विल टेक आपकी रीडिंग, अगर आप कंटिन्यू रीडिंग करते हैं एक ही पैराग्राफ की, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में आप 3 दफ़ा रीड कर सकते हैं। उसके बाद 10 मिनट रखें कि उसको ब्रेक करें, फिर 15 मिनट रखें कि उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। उसको रफ़ पे ज़रूर लिखें, फिर उसको वेल कनेक्टेड फॉर्म में अपने अल्फाज में पैसेज को लिख दें। और उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। भाई टाइटल जितना शॉर्ट हो, जितना पिथी हो, उतना ही बेहतर है। फॉर एग्जांपल, अगर 2020 वाली प्रेसी ले, इसमें जो बेसिक, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2020 की प्रेसी ब्रेक करते हैं। इसमें बेसिकली 3 या 4 बेसिक आइडियाज़ थे। मंटो एज एन एम्बिवलेंट राइटर, एज अ रियलिस्ट राइटर, मंटो ने किस किस्म के टॉपिक्स पे बात की, फिर मंटो पे क्रिटिसाइज़ कितना हुआ, मंटो किस पाए का राइटर था, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मंटो का जो सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग था उसका बेसिक डोमेन क्या थी। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। उसका टाइटल क्या बनता, मंटो कॉलन लगाएं या रियलिस्ट राइटर, मंटोज़ राइटिंग कॉलन द वे मंटोज़ राइटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ ड्यूलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। बहुत अच्छा सा टाइटल इस तरह आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये आर्ट हो, सेंटेंस फॉर्म में टाइटल ना बनाइएगा, फ्रेज फॉर्म में टाइटल बनाइएगा, और उसको हमेशा टॉप पे लिखना होता है। टाइटल का मीनिंग ही ये होता है टू ऑलवेज़ राइट ऑन द टॉप। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, भाई हम सजेस्टेड टाइटल कहाँ पे लिखें। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली जो आप रफ़ ज़रूर करें अच्छा सा। मैं अगेन आपको याद दिलाऊंगा कि जो आप रफ़ प्रेसी करेंगे वो एट द एंड ऑफ द पेज कीजिएगा। ओरिजिनल प्रेसी सिर्फ एक दफ़ा, जो भी क्वेश्चन टू आता है इसका, उसको प्लीज़ ओरिजिनल पेज पे अच्छे और हाँ, रिवीजन ऑफ योर रिटन पैराग्राफ, जो आप प्रेसी करके वहाँ पे आएँ उसको रिवाइज़ ज़रूर करके आएँ, अच्छे तरीके से पढ़ के आएँ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मिस्टेक, पंक्चुएशन की मिस्टेक, कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक, प्लीज़ इनको ज़रूर अच्छे से एवेलुएट कीजिएगा। और दूसरा, अपना टाइटल आपका सेल्फ डिफाइनिंग होना चाहिए, जिसमें आपको मोस्ट रेलेवेंट टू योर पैसेज होना चाहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा, पहले अपना पैसेज लिख लें। जब आपने अपना पैसेज लिख लिया, फिर उसको गौर से पढ़ें और ये देखें कि आपने कौन सा चीफ आइडिया अपने पैसेज में रखा जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपना टाइटल बनाएं। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डियर कैंडिडेट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। भाई वो देखें लॉजिक, उसका क्वेश्चन में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। भाई केयरफुली पढ़ें, केयरलेस नहीं हो। देखें, एक ड्राइवर केयरलेस होता है, केयरफुल ड्राइवर होता है। केयरलेस ड्राइवर वो होता है जिसको ड्राइविंग तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसका एटीट्यूड फोकस नहीं है, वो चीज़ों को जो उसके रूल्स ऑफ ड्राइविंग है उसको अप्लाई नहीं करता, वो केयरलेस होता है। केयरफुल रीडर वो होता है जो एज ए होल फुली एब्जॉर्ब होकर रीडिंग करता है। कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी। कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली यू टेक द लीड फ्रॉम द पैसेज। उसमें सादा सी टेक्निक ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। इसमें क्वेश्चन है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डज द टर्म थर्ड वर्ल्ड डिनोट, एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। फिर है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मैस कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन। ये 5 क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आप इस पैसेज को 2020 के पेज के पैसेज को पढ़ें तो डिफाइन ग्लोबलाइजेशन,
अब आपको ग्लोबलाइजेशन इज़ व्यूड बाय इट्स प्रोपोनेंट्स एज ए प्रोसेस ऑफ सीमेंटिंग इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल बॉन्ड्स बिटवीन पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब एक ग्लोबलाइजेशन को इस तरह व्यू किया जाता है। आपकी डेफिनेशन बेसिकली पैसेज में से ही निकल सकती है अगर आप गौर से केयरफुली पैसेज को पढ़ें कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फिनोमेना वेयर डिफरेंट इकोनॉमीज कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर्स आर बाइंडिंग टुगेदर। इसलिए कहा यह जाता है कि बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है वो आपको लीड दे रहा होता है, आपने वहाँ से डिडक्शन करनी होती है चीज़ों की, ना कि उसको कोशिश करें। जब आपसे पूछते हैं व्हाट डज द टर्म थर्ड वर्ल्ड डिनोट, अब जो टर्म है थर्ड वर्ल्ड की डियर कैंडिडेट्स वो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली जब आप कंट्रीज़ का जिक्र करेंगे तो इसमें बहुत अच्छे जब आप कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि किन किस्म के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। फिर व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, आपको एग्जैक्टली कोई भी, मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा शॉर्ट टेक्निक कि आपने हर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करते हुए पूरा पैसेज पढ़ लें, आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उसका आपका व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है वो पूरे पैसेज में एक जगह नहीं मिलने वाली आपको, उसके जो रिलेटेड आइडियाज़ होंगे तो वो 3 के 3 पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद एक और एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। अब पूरे का पूरा पैसेज आपके सामने है, आपने लिबरलिज्म को किस कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन करना है, अपने पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन करना है। देखिए लिबरलिज्म की तारीफ़ आपको वैसे भी आ सकती है, डेफिनेशन आपको लिबरलिज्म का वैसे भी पता होगा, लेकिन बेहतर है कि उसको कहाँ पे डिफ़ाइन करें, उसको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन करें। अच्छा उसके बाद ये अच्छा कॉम्प्रिहेंशन, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं भाई कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ लॉजिकली 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली एड्रेस हो, उसका प्रॉपर स्टार्ट हो, मिडल हो, प्रॉपर एंड हो, ना कि आप 1 लाइनर सेंटेंस का उसको आंसर दे के आ जाए। प्लीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर दें। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, करेक्शन है, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वो 5 को कैपिटल लिख रहा है, 5 भाई उसको 5 ही चाहिए, 8 ना अटैम्प्ट करके हैं, जो 5 आपको सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं उनको अटैम्प्ट करें। अच्छा करेक्शन में बहुत ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स रूल्स नहीं आ रहे होते, बेसिकली एरर्स आ रही होती हैं। देखें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें वर्ब की एरर आ रही होगी, प्रोनाउन की एरर आ रही होगी, सब्जेक्ट की एरर आ रही, पंक्चुएशन की आ रही होगी। मैं आपके सामने एक सॉल्व करते हैं हम इकट्ठे मिलके। आई वॉन हिम इन द रेस, अब इसमें क्या एरर होगी, आई डिफीटेड हिम इन द रेस, ये एरर हो, वॉन की बजाय डिफीट करना होता है। अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, अनलेस और अनटिल के बाद आप नॉट यूज़ नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या करना है, अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू, विच कंट्री ही बिलोंग्स टू, आपको सिंपल एरर आएंगी। इसके लिए मैं आपको टेक्निक दूंगा, इनको थोड़ा सा लाउडली पढ़ लें, जो सिर्फ आपको सुने, ना कि साथ वाले स्टूडेंट्स को सुनाएं। इस हैबिट से प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, CSS में खासकर अपने आप को सुनाने के लिए कह रहा हूँ। द न्यू सेशन कमेंसेस फ्रॉम February 1st 2020, इसमें प्रपोजिशन की मिस्टेक है, फ्रॉम नहीं आना, ऑन आना। ही सेड आई एम प्लेइंग चेस, अब इंग्लिश का एक रूल है उसमें पास्ट आ जाए तो उसके बाद प्रेजेंट नहीं आता। ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग चेस, नॉट आई एम प्लेइंग चेस। फिर ही रोट विद इंक, ही रोट इन इंक। व्हेन ही रीच टू मैनहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड, ही इसमें आ जाएगा आफ्टर ही बिकम्स एडल्ट ही विल विजिट टू इंग्लैंड। फिर प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस, नहीं टू माई एड्रेस। अब देखिए बेसिकली प्रपोजिशन की मिस्टेक्स हैं, कुछ रॉन्ग यूज़ ऑफ नॉट है, कुछ व्हाट और विच की मिस्टेक हैं, फिर टेंस की मिस्टेक हैं, प्रपोजिशन की ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं। प्लीज़ इनको 10 मार्क्स हैं आपके और सिर्फ 5 कीजिएगा। अच्छा उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके 2 पोर्शंस होते हैं, जिसमें वो पंक्चुएशन दे रहा होता है, फिर उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, वो आपसे प्रपोजिशंस की डिमांड कर रहा होता है। अच्छा 2020 के पेपर में अगर आप देखें इसके लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, पंक्चुएशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है कि आप देखें इंग्लिश का जो कोई भी सेंटेंस है वो सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल से स्टार्ट होने के बाद वो एंड 3 तरह से हो रहा है, फुल स्टॉप पे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे या ये क्वेश्चन मार्क पे। सबसे पहले इस तरह ब्रेक कर ले सेंटेंस
कि यहाँ सेंटेंस ब्रेक कैसे होता है। पहले सेंटेंस को डील कर लें कि आपका सेंटेंस कैसे ब्रेक होता है। पहले सेंटेंस मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सेपरेट कर रफ पे मतलब उसी पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करना आपने, इन द सेंस कि पैराग्राफ फॉर्म में ही आपने पंक्चुएशन करनी है, लेकिन रफ पे आप क्या करेंगे, सेंटेंस को अलहदा कर लें। जब आपने सेंटेंस अलहदा कर लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई। फिर जितने अदर पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइफन लगना है, वो तो वर्ड के दरमियान ज़्यादा लग रहा होता है, डैश लगनी है, फ्रेजेस के दरमियान लग रही होती है, पैरेंथेसिस लगनी है, तो ये विद इन सेंटेंस लगेगी, कैपिटल और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के दरमियान। अच्छा, उसके बाद आप अगर गौर से देखें तो अच्छा, पंक्चुएशन में स्टूडेंट कैपिटलाइजेशन का ख्याल नहीं करते, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में स्टूडेंट डायरेक्ट कोटेशन, किसी की डायरेक्ट बात है, ही सेज कॉमा, अगर कॉमे वो ज़रूर उसी तरह लगाएं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये पंक्चुएशन की बेसिक टेक्निक्स है। उनको सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी सेंटेंस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, फिर जो विद इन सेंटेंस पंक्चुएशन आएगी उसको गौर करेंगे, कैपिटलाइजेशन और इन्वर्टेड कॉमा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पोर्शन है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पोर्शन पे। इसमें है प्रपोजिशन है। प्लीज़ ये भी बहुत कॉमन होती है, अगर आपने गौर से रीडिंग की हो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, आई वाज इनवाइटेड एट हिम, द पिस्टल वेंट ऑफ, ही वाज नॉक्ड आउट। 2-3 ऑप्शंस आपके पास और ही होती हैं। प्लीज़ रफ पे ज़रूर एक दफ़ा गौर से देख लें कौन सी अप्रोप्रिएट है और सिर्फ 5 सॉल्व करके आइएगा। अभी तक हमने 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन के बारे में बात की, जिसमें प्रेसी की बात की। प्रेसी बेसिकली ओरिजिनल आइडिया की रिफ्लेक्शन आप अपने पैसेज में कैसे देते हैं उसके ऊपर टेक्निक, हमने रीडिंग की बात की। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की, कॉम्प्रीहेंशन। भाई कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं, फिर हर क्वेश्चन को डील करते हुए पूरे पैसेज में से उसका आंसर तलाश करें। आपको 1 या 2 लाइन्स में, CSS में तो बिल्कुल आंसर नहीं मिलने वाला। फिर आपकी करेक्शन कैसी होनी चाहिए, करेक्शन इज़ अबाउट एरर्स। फिर पंक्चुएशन की बात की मैंने, पंक्चुएशन के ऊपर कैपिटलाइजेशन का सेंटेंस वाइज ब्रेक कर ले रफ में। फिर विद इन सेंटेंस आपके पैरेंथेसिस लगेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा या आपका हाइफन लगेगा। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान के कीजिएगा। कैपिटलाइजेशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। फिर हमने बात की अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस की। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका, यूज़ ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस विच इलस्ट्रेट देयर मीनिंग्स। अब प्लीज़ पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स को ध्यान से करें। आपने सेंटेंस ऐसे बनाने हैं, देखिए एक होते हैं मीनिंग एक्सप्लेन करना, एक होती है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशंस होती है विद एग्जांपल्स, विद सॉलिड थिंग्स। आप इलस्ट्रेट करेंगे मीनिंग्स को, मतलब यहाँ पे है टू बी इल एट ईज़। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस बनाएं, आर पॉलिटिशियंस आर इल एट ईज़ इन पॉलिसी मेकिंग। भाई शॉर्ट सा सेंटेंस बना दें, मेच्योर सेंटेंस बनाएं। अकबर और असलम को भूल जाएं, मेहरबानी करें, उन्हें थोड़ी देर माफ़ कर दें। मेच्योर CSS के लेवल के सेंटेंस बनाएं ताकि आपको समझ, आप स्टूडेंट, आप अपने रीडर को 10 मार्क्स हैं आपके, कभी ये 5 मार्क्स का होता है, लेकिन जो मेरे पास 2019 का पेपर है वहाँ पे 10 मार्क्स हैं आपके। इसको भी रफ ज़रूर कीजिएगा, प्रेसी के पेपर में आपके पास बेहतरीन टाइम होता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। भाई आपसे वो सिंपल ट्रांसलेशन नहीं मांग रहा, वो आपसे बात कर रहा है कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बेसिकली जो टून है उर्दू के पैसेज की, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं। आपका बुनियादी तौर पे आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कैसे मेंटेन करते हैं, फिर आप फिगरेटिव एक्सप्रेशन कैसे मेंटेन करते हैं। ट्रांसलेशन इतनी आसान नहीं होती जितनी स्टूडेंट उसको ले लेता है। मिसाल के तौर पर जो मेरे पास इस पैराग्राफ आ रहा है आपका, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़म है क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। प्लीज़ इसको भी सेंटेंस वाइज करें। इसको आप कैसे करेंगे, मैं कैंडिडेट के लिए करूँ, दिस कैंडिडेट इज़ डिटरमिन्ड फॉर सक्सेस इन CSS, डिटरमिन्ड टू गेट सक्सेस इन CSS। अब ये तो पुरअज़म ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान इज़ डिटरमिन्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन अफ़गानिस्तान, एज पीस इन अफ़गानिस्तान इज़ पिवटल फॉर पाकिस्तान। फिर तारीख़ी तनाज़र में देखा जाए, स्टूडेंट क्या करते हैं, सीन इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सीन नहीं करें। इफ़ व्हेन टेकन इनटू
व्हेन टेकन इनटू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। सीन क्या होता है, प्लीज़ उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए उसके टून को भी देखें, और ये भी ख्याल करें कि आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। आप उसको, ये रिश्ते अटूट हैं, अब ये रिश्ते अटूट हैं, दीज रिलेशंस आर अनब्रेकेबल लिखने की बजाय दीज बाइंडिंग्स, अब टाइज होता है, जो कंट्रीज़ होते हैं उनके दरमियान क्या होती है, टाइज होती है, कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस नहीं लिखें। अब रिश्ते तो रिलेशन की ट्रांसलेशन बहुत अच्छी सी बन जाती है, लेकिन आप इनको रिलेशंस की बजाय टाइज करें। दीज टाइज आर अनब्रेकेबल, दीज टाइज आर स्ट्रॉन्ग। दोनों अच्छा स्टूडेंट एक और काम कर, दोनों अलग अलग रह भी नहीं सकते। ये स्टूडेंट समझता है पता नहीं मेरे बारे में, वो पूछ रहा है दोनों अलग अलग रह नहीं सकते। बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने कंट्रीज़ की बात करनी है। होप यू अंडरस्टैंड, कंट्रीज़ की बात करनी है। बोथ कंट्रीज़ कैन नॉट लिव टुगेदर। स्टूडेंट ये ट्रांसलेट करके आ जाते हैं, भाई लिविंग तो हम करते हैं ना। बोथ कंट्रीज़ कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, बोथ कंट्रीज़ कैन नॉट मेंटेन, बोथ कंट्रीज़ कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। आपने क्या करना है, आपने उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और काम किया जाता है, इसमें था इस मौक़िफ़ की हमायत चीन भी करता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, चीन ऑल्सो सेज दिस, चीन ऑल्सो सपोर्ट्स दिस, चाइना ऑल्सो क्लेम्स दिस। अब चाइना ऑल्सो सपोर्ट दिस क्लेम, बेसिकली आपने इस तरह ट्रांसलेट करना है। कोशिश करें कि आपकी जो ट्रांसलेशन है उसमें आप कुछ ना कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मेंटेन कर पाएँ। अगेन ट्रांसलेशन करते हुए इसको सेंटेंस वाइज रफ पे करें, फिर उसको अच्छे से पैराग्राफ में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, सर हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करें या फिर हम इसको सेंटेंस मतलब सेंस वाइज ट्रांसलेट करें। कुछ उसकी प्रेसी बना के ले आते हैं, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। उसके जो की टर्म्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पुरअमन, अब पीस लविंग होना चाहिए या पीसफुल होना चाहिए, बेसिकली इट शुड बी पीसफुल। फिर उसके बाद इंतहाई अहम है, इंतहाई वेरी इम्पोर्टेंट। आपने एक एक वर्ड को लेके उसको कोशिश करें, तारीख़ी तनाज़र, अब इसको तो मिस नहीं करें ना। इनके एक दफ़ा मैं तो चाह रहा होता हूँ कि आप वर्ड के नीचे निशान लगाएं, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में, उसके ऊपर वर्ड के ऊपर उसके ट्रांसलेट करें उसको इंग्लिश में, फिर उसका सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाना होता है, उसी के पैटर्न को मद्देनज़र रखना होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, उसके सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम लास्ट में बात कर रहा हूँ आपसे, वो आएगा आपकी वोकैबुलरी का। भाई वोकैबुलरी पाकिस्तान में सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 20 मार्क्स हैं आपके। इफ़ यू परफॉर्म वेल डेफिनेटली यू हैव मोर चांसेस टू गेट सक्सेस इन दिस पेपर। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन दिनों में रिवाइज़ कर लें थोड़ा बहुत, सुबह उठ के जल्दी से अगर 2-4 लिस्ट GRE की हैं या जो आपने अपना काम किया उसको रिवीजन ज़रूर दे लें। वोकैबुलरी करते हुए प्लीज़ अपोजिट में और सिनोनिम्स में अक्सर जो आ रहा होता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता, यू कैन ऑल्सो लोकेट फ्रॉम द ऑप्शंस। भाई ऑप्शंस में से मैंने किस तरह लोकेट करना है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है 2 और 3 ऑप्शंस मिल रही होती हैं, और अगर उनके मीनिंग आप तलाश करें तो उनमें आपको सेम कुछ ना कुछ आपको सेम नज़र आ रहा होता है। प्लीज़ पिक द और जो उनसे डिफरेंट है उसको कोशिश करें, क्योंकि जो ऑपोजिट का सिनोनिम्स होगा वो एक ही होगा, वो 2 या 3 तो नहीं हो सकते सेम नेचर के, वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगा उन बाकी 3 ऑप्शन से। ये आपको एक सादा सी टेक्निक देता हूँ। होप सो यू आर प्रिपेयरिंग वेल। अगेन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ जब भी पेपर में बैठें, ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके हर पेपर पे आपका करियर डिपेंड कर रहा होता है, 12 के 12 पेपर्स में। गेट सीरियस अबाउट दिस और कोशिश करें कि अपने पेपर को कंप्लीट फॉर्म में उस हर क्वेश्चन को अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको अटेम्प्ट करके हैं वहाँ पे। हम इंसान क्या करते हैं, बेसिकली हम जल्दबाजी में, भाई ये पेपर है मैं आधा घंटा पहले उठ जाऊँ, मैं घंटा पहले, डू नॉट डू दिस। उसको कंप्लीट टाइम दें, उसको फॉर्मल लें, बहुत सीरियस हो, हर क्वेश्चन को कोशिश करें जो उसका ड्यू बनता है 20 मार्क्स का उसको वो दे के आए। कई दफ़ा बहुत सारे इन केस ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 11 पेपर्स में पास है,
लेकिन किसी एक पेपर में 1 मार्क्स 2 मार्क्स जिनके साथ बैड लक हो जाती है, तो प्लीज़ ईच क्वेश्चन कैरीज मार्क्स होंगे तो आपके बेहतर इंशाल्लाह ताला आपके ओवरऑल जो 12 के 12 पेपर्स हैं तो उसमें बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी प्लीज़। जी क्वेश्चन है सर, इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट कैसे की जाएगी और एनी गाइडेंस ऐसे प्रिपरेशन के वाले से, और ये उन्होंने क्वेश्चन लिखे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, ये जो परसेप्शन आपने एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है सर, इज़ मतलब ये एक परसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि अगर वो CSS की प्रेसी में फ़ेल हो जाता है तो वो पूरे पेपर में फ़ेल है कि नहीं फ़ेल है। यार अगर मैं यहाँ पेपर की इंस्ट्रक्शन पढूँ या उसका सिलेबस पढूँ, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नोट लिखता है पार्ट 2 इज़ टू बी अटैम्प्टेड ऑन द सेपरेट आंसर बुक। गुड, आप सेपरेट आंसर बुक में अटैम्प्ट करें। All the parts of each question must be attempted at one place instead of at different places। वो कह रहा है कि अगर आप एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपने पेयर ऑफ वर्ड्स वाला क्वेश्चन करना है तो वो एक ही पेज पे करें, ना कि उनको आप शुरू में कुछ और शुरू कर दें, बाद में कुछ और शुरू कर दें, फिर और कुछ शुरू कर दें। फिर नो पेज स्पेस भी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज़ जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, फॉर एग्जांपल आपने करेक्शन अटैम्प्ट की, उसके बाद अगर उसके 2 पोर्शन हैं वो एक ही दफ़ा अटैम्प्ट करें, ए और बी। ये नहीं को क्वेश्चन नंबर 5 का ए पोर्शन आप पहले पेज पे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पोर्शन आप लास्ट पेज पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। फिर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर्ड। भाई एक्स्ट्रा ना करें, 5 ही हैं, उसको बेहतर तरीके से करें। अच्छा, ये जो परसेप्शन है जी प्रेसी में फ़ेल हो गए तो सारे पेपर में फ़ेल हो गए, मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ी। भाई कंपलसरी अगर क्वेश्चन होता तो वो लिखते कि दिस क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, इसमें अगर आप फेल हो गए वो लिख देते ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे का पूरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से दें, कोई क्वेश्चन लीव ना करें। हो सकता है अगर प्रेसी में कमज़ोर हैं तो आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे हों, प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा। ऐसा बिल्कुल कहीं मैंने तो सिलेबस और पेपर में नहीं पढ़ा और ना ऐसा होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर आप एक स्टूडेंट पूछ रहा है एनी गाइडेंस अबाउट ऐसे प्रिपरेशन। अच्छा, ऐसे के बारे में मैं आपसे जनरल से डिस्कशन ज़रूर करता हूँ। बेसिकली जो ऐसे है, ऐसे का मीनिंग जो वर्ड मीनिंग है वो है सब्जेक्टिव राइटिंग। उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं कल भी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, बेसिकली ऐसे में और क्या रहा होता है, आप फैक्ट्स और फिगर्स बहुत ज़्यादा दे रहे होते हो, कोटेशंस बहुत ज़्यादा दे रहे होते हो, लेकिन व्हाट इज़ योर एंगल ऑफ द थिंग्स, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हो उन फैक्ट्स को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आउटलाइन को बेहतर तरीके से डील करें, उसको रफ बनाएं पहले, उसके बाद कोशिश करें पैराग्राफिंग पे बहुत तवज्जो दें, और आपका हर पैराग्राफ फ्रॉम योर स्टार्ट टिल एंड, वो आपकी कंप्लीट पैराग्राफ, आपके हर पैराग्राफ में उसको सीरियसनेस नज़र आनी चाहिए। ये नहीं होता स्टूडेंट क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पे बहुत फोकस कर लिया, फिर क्या किया उसने मिडल बॉडी के जो पैराग्राफ्स में 3-4 के बाद वो लूज़ कर जाते हैं। भाई 3 घंटे आपने अपनी राइटिंग में रीडर को इस तरह लेके चलना है, इतनी इंटरेस्टिंग हो कि वो आपकी फ़र्स्ट लाइन पढ़े टिल यूर लास्ट लाइन, आपका जो 3 घंटे की अटैम्प्ट है वो उसको पढ़ पाए। उसके लिए प्लीज़ नेवर ट्रीट एनी ऑफ़ योर पैराग्राफ एज योर फोस्टर। सबको इक्वली तवज्जो दें। अगर आपके 18 से 20 पैराग्राफ हैं, आपका इंट्रोडक्शन है, आपका कंक्लूजन है, प्लीज़ उनको बराबर तवज्जो दें। ये नहीं हो कि आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कंक्लूजन पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं और दरमियान में आप बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। डू नॉट डू दिस। हर पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन की तरह कंप्लीट पैराग्राफ हो, इस पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। और उसके बाद ऐसे की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 3 चीज़ें हैं ऐसे कि पेपर के ऊपर भी लिखी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत कैसे बेहतर करते हो, क्लैरिटी कितनी है, फिर हाउ रेलिवेंट यू आर। भाई चीफ थिंग इज़ रेलेवेंसी। अक्सर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, भाई वो आपको कहता है लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पे जाए, स्टूडेंट क्या करता है वो पेशावर मोटरवे पे गाड़ी चढ़ा देता है। डू नॉट डू दिस। है तो दोनों मोटरवे, लेकिन बोथ मोटरवे लीड्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ मोटरवे पे गाड़ी नहीं चढ़ानी, मुझे उसके डायरेक्शन को भी देखना है। मुझे ये भी देखना है कि वो अगर कह रहा है कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, तो मुझे अपनी समझना होगा भाई वो किस डायरेक्शन पे बात चाह रहा है मुझसे जेंडर इक्वलिटी की। ये जेंडर इक्वलिटी इज़ अ स्लोगन, मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा रेलिवेंसी मेंटेन करते हुए कि मुझे इसको स्लोगन साबित करना है, मुझे इसको स्लोगन साबित नहीं करना, या मुझे इसके ऊपर बात क्या करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट।
इंग्लिश लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, कोई भी लैंग्वेज। अगर आप लिसनिंग इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं लिसन कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप राइटिंग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं राइटिंग कर लें। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में राइटिंग है। अच्छा, राइटिंग की बुनियादी तौर पे बेसिकली राइटिंग की बुनियादी तौर पे डिमांड क्या, इनपुट क्या, रीडिंग है, रीडिंग बेहतर कर ले, फिर उसके बाद राइटिंग जितनी प्रैक्टिस कर ले उसकी एवेल्यूएशन करवा ले। क्योंकि जब बंदा खुद राइटिंग कर रहा होता है वो समझता है मैं अल्लामा इकबाल हूँ, भाई मैंने जो लिखा है ये बस बहुत बेहतर है। अगर थर्ड आई होगी वो बहुत अच्छा है भाई। थर्ड आई इज़, देखिए दुनिया में आप बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी गेम्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वट एवर यू नेम, देयर इज़ ऑलवेज कोच। कोच क्या होता है बेसिकली, वो आपको ऊपर से देख रहा होता है। आप खुद से हम इतने केपेबल नहीं हैं, हाउ वी सी आवरसेल्फ फ्रॉम द अबव। इसके लिए टीचर्स होते हैं, गाइडलाइन होती है, पूरा आपको थर्ड आई की ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ एवेल्यूएट ज़रूर करवाएं अपनी राइटिंग और उनको कोशिश करें किसी न किसी सीनियर से दिखा लें, टीचर से। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन है, सर कैन वी अटेम्प्ट ट्रांसलेशन आफ्टर प्रेसिंग एंड कंप्रीहेंशन और शुड वी फॉलो द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन पेपर। भाई लाजमी नहीं क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस को फॉलो करें। मैंने जो आपको बताया था, अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो आपने एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 5 में आपसे दोबारा एग्जांपल देता हूँ, उसके 2 पोर्शन होते हैं, उसको एक ही जगह पे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन 5 का ये नहीं कि एक पोर्शन एक पेज पे और क्वेश्चन 5 का भी पोर्शन 10 पेज पे। येस, यू कैन चेंज द सीक्वेंस जो आपको क्वेश्चन बेहतर आता है पहले वो करें, लेकिन क्वेश्चन नंबर अच्छे तरीके से लिखें। क्वेश्चन नंबर के बाद उसको, मैं तो चाहता हूँ आप क्वेश्चन भी ज़रूर लिख देना। अच्छा, ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं, नी चांस ऑफ एग्ज़ाम डिले। भाई तैयारी पहले से बेहतर कर लेते ताकि तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना ही ना करना पड़ता। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ अ वेल एस्टेब्लिश एग्ज़ाम और FPSC वेल रिलायबल सिस्टम। आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन कोई डिले होंगे और सॉरी आपके पेपर्स। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको अच्छा परफॉर्म करने की तौफीक दे। वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो कुछ आपने पढ़ा है उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जहन में बेहतर आ जाए ताकि आप पेपर पे अच्छा लिख सकें। क्योंकि पेपर बेसिकली आपको डिफ़ाइन करेगा, पेपर ही होगा जो आपको कैटेगराइज करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।